दोस्तों हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब सब लोग जानते होंगे कि हिस्टोपैथो में अपन क्या काम करते हैं। अधिकतर लैब टेक्नीशियन को ये इतनी जानकारी तो होती है कि हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। दोस्तों ऊतक विकृति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोगों की दशा में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों हिस्टोपैथोलॉजी अपन टिश्यू की स्टडी करते हैं। तो दोस्तों अपन आगे देखते हैं कि रोग निदान के लिए हिस्टोपैथोलॉजी की लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप द्वारा शरीर के किसी ऊतक के खंड का परीक्षण किया जाता है। दोस्तों ये क्या कह रहा है कि अपन लेबोरेटरी जो हिस्टोपैथोलॉजी होता है उसमें शरीर का यानी कि लेबोरेटरी में आने वाले ऊतक के नमूने अधिकतर ऑपरेशन कक्ष से किसी ट्यूमर है ना दोस्तों, ट्यूमर हो गया, कोई सा टिश्यू जिसे कोई इन्फेक्शन वाला हो गया तो उसको कट करके ओटी थिएटर से अपन को देते हैं। तो किसी ट्यूमर यानी कि गठान से रिलेटेड कोई से पार्ट काट के देते हैं तो उसका अपन परीक्षण करते हैं यानी कि उसका एग्जामिनेशन करते हैं। दोस्तों यदि ये अलग किए गए ऊतकों के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जिन्हें बायोप्सी कहते हैं, दोस्तों जो छोटे छोटे टुकड़ों में देते हैं ओटी थिएटर से, तो उनको हम बायोप्सी कहते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन के अपन को कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मतलब बायोप्सी किसे कहते हैं। तो बायोप्सी किसे कहते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट के दे, जैसे ट्यूमर, जैसे गठान हो गए, कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें काट के देते तो अपन उसको बायोप्सी करते, गठान वगैरह होते उसको निकालते तो उसको बायोप्सी करते, अथवा पूर्ण अंगों के रूप में होते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ें अपन देखते हैं, ऊतक के नमूने दो प्रकार के होते हैं यानी कि टिश्यू के सैंपल दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों जैसे कि ताजे यानी कि अस्थिर नमूने जिन्हें तुरंत ही लेबोरेटरी में स्थिर यानी फिक्स कर लिया जाता है, इसको तुरंत ही अपन लेबोरेटरी में फिक्स करते हैं, स्थिरीकरण कारक तरल से डूबे हुए प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये बोल रहा है कि इस तरीके पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, फिक्सेशन की बात हो रही है इसमें। जैसे हम टिश्यू ओटी थिएटर से वो टिश्यू वगैरह टिश्यू बायोप्सी जो भी देते हैं तो वहाँ से हमें फिक्सेशन करके देते हैं, 10% फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं तो उसके द्वारा ये अपने को स्थिर करके देते हैं। स्थिर बड़े शल्य चिकित्सा परीक्षण नमूने प्रयोगशाला में आ सकते हैं पर उन्हें प्लास्टिक के थैलों में या सेलाइन में भीगी तौलिया में लपेटकर फ्रिज में रख देना चाहिए जब तक पैथोलॉजिस्ट द्वारा उनका परीक्षण ना हो जाए। दोस्तों इसका मतलब इस टॉपिक का मतलब ये बोल रहा है कि जब जो ज़्यादा टिश्यू अपन को देते हैं कट करके तो उसको प्लास्टिक की पन्नी या किसी सलाइन जैसे भिगोकर अपन को एक फ्रिज में रखना है, फ्रिज मतलब सुरक्षित रखना है कि जब तक इसके बारे में जो भी बीमारी है उसका आइडेंटिफाई नहीं कर, इसके एग्जामिनेशन ना हो जाए तब तक हमारे को फ्रिज में रखना है। ऐसा करने से नमूने में किसी प्रकार का विघटन नहीं होगा और न ही वह सड़ेगा और ना सूखेगा। दोस्तों अपन ने इस तरह का वो सब उसका वो करेंगे तो ये सूखेगा भी नहीं और सड़ेगा भी नहीं। स्थिर नमूने प्रयोगशाला लेबोरेटरी में प्राप्त स्थिर नमूनों का पहले जूनियर पैथोलॉजिस्ट मोटे तौर पर उसका परीक्षण करता है। वह उनके रंग रूप बाह्य आकार यानी कि रंग रूप कलर वगैरह उसकी साइज और उसकी शेप वगैरह उसको उस तरह का वो जूनियर लैब पैथोलॉजिस्ट उसको देखेंगे। दोस्तों उसका नोट कर लेता है। तत्पश्चात ऊतक में से एक टुकड़ा यानी कि ब्लॉक काट लेता है और माइक्रोस्कोप हिस्टो टेक्नीशियन को पकड़ा देता है। दोस्तों ये बोल रहे हैं कि जो अपन कट कर लेते हैं वो कट करके अपने को जो हिस्टोपैथोलॉजी का जो टेक्नीशियन होता है, लैब टेक्नीशियन जो हिस्टो डिपार्टमेंट में, उसको वो टुकड़ा काट के दे देते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग मतलब कि कटिंग वगैरह करना, इसका फिक्सेशन करना, एम्बेडिंग वगैरह पूरी प्रोसेस करने के लिए दे देता है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, हिस्टो टेक्नीशियन उस ऊतक पर कार्यवाही करता है। कार्यवाही का यानी कि ये इस टिश्यू के ऊपर पूरी मतलब कि जो भी इसकी प्रोसेस होती है टिश्यू को फिक्सेशन से लेके स्लाइड स्मीयर बनाने तक की प्रोसेस टेक्नीशियन करेगा। तो ये पूरा उसका कार्यवाही करेगा दोस्तों और उसे माइक्रोस्कोप में जांच के लिए योग्य बनाता है। दोस्तों लैब टेक्नीशियन ये सारा काम करके पैथोलॉजिस्ट को देते हैं जो हिस्टोपैथो का डॉक्टर होता है जो पीजी करने के बाद करते हैं। अब इसका हड्डी और कैल्सीकृत यानी कि जो हड्डी और कैल्सीकृत वाले ऊतक होते हैं के मामले में स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन से पहले उन्हें आरी से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना चाहिए। यानी ये बोल रहा है कि जो
हड्डी होती बॉन्ड देते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना चाहिए, है ना। तत्पश्चात उनसे कैल्शियम को अलग करने के लिए फिक्सेशन के पश्चात तथा निर्जलीकरण से पूर्व इनका डीकैल्सिफिकेशन किया जाता है। डीकैल्सिफिकेशन यानी कि दोस्तों डीकैल्सिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हड्डी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो उस कैल्शियम की वजह से हड्डी मजबूत होती है, तो उस मतलब कैल्शियम को रिमूव करने के लिए हम डीकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस अपनाते हैं। दोस्तों हिस्टोपैथोलॉजी में डीकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और उसके बाद उसके आगे की प्रोसेस होती है दोस्तों। आप समझ गए होंगे कि डीकैल्सिफिकेशन होता है दोस्तों, है ना। समझ गए होंगे कि डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है। और आगे और अपन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिस्टो टेक्नीशियन द्वारा परीक्षण नमूने को माइक्रोस्कोप जांच के योग्य बनाने हेतु निम्न का कार्य करने पड़ते हैं। प्रोसेस के बारे में बोल रहे हैं तो हम इस टिश्यू को प्रॉपर टिश्यू कटिंग से लेकर स्लाइड स्टेनिंग तक की प्रोसेस को हम आज देखेंगे। उसकी जितने भी मेन टॉपिक ने ये हमेशा यूज होते हैं। और इन जो इतने ये टॉपिक है ना, आपने कितने हैं 9 टॉपिक हैं। इस 9 टॉपिक्स में से अपना MCQ पूछे जाएंगे दोस्तों में। तो पहला अपना है स्थिरीकरण यानी कि फिक्सेशन दोस्तों। विकैल्सीकरण यानी ये विकैल्सीकरण नहीं, डीकैल्सिफिकेशन है, डीकैल्सिफिकेशन बाकी हिंदी में विकैल्सीकरण बोल रहे हैं। निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन यानी कि ये वाटर जो टिश्यू में वाटर होता है उसको रिमूव करना डिहाइड्रेशन कहलाता है। सफाई करना सब जानते हैं। क्लियरिंग करना यानी कि सफाई करना, जो जिस टिश्यू में जो अगर वाटर हैं या कुछ मतलब अपन जैसे फिक्सेशन करते हैं, टेंशन करना यानी कि अपन जो ब्लॉक बनाते हैं उस तरह उसको अंदर से वो एम्बेडिंग करना। तो दोस्तों इसका एम्बेडिंग मतलब कि दोस्तों जो अपन एल मॉडल साइज में वो बनाते हैं ब्लॉक, तो उसको एम्बेडिंग कहते हैं दोस्तों। और माइक्रोटॉमी यानी ऊतकों को पतले पतले खंडों या कांटों में काटना और खंडों में माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर संलग्न करना। और अभिरंजन यानी कि स्टेनिंग। दोस्तों बस इतना अपन देखेंगे। ये मेन चीज टॉपिक है अपने हिस्टो का। अगर ये वाले टॉपिक अपन ने समझ लिया यानी कि पूरा अपना लेक्चर ख़त्म। हाँ दोस्तों मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि रोगों के निदान के लिए ऊतक विकृति विज्ञान हिस्टोपैथोलॉजी की प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप द्वारा शरीर के किसी ऊतक के खंड का परीक्षण किया जाता है। दोस्तों ऊतक कोशिकाओं में होने वाली विकृतियों का पता लगाने पर बहुत से रोग जैसे कैंसर आदि का निदान होता है। कैंसर के निदान में विकृति विज्ञान पैथोलॉजिस्ट की अपनी कुछ सीमाएं तथा दायित्व होता है कि इसमें परीक्षण के लिए आए कैंसर ऊतक यानी कि कैंसर टिश्यू की सही रूप से देखभाल करनी पड़ती है। जो ऊतक यानी कि टिश्यू परीक्षण यानी कि एग्जामिनेशन के लिए आते हैं उन्हें उसी के द्वारा अपनी रिपोर्ट्स देनी रहती हैं। यदि कैंसर के टिश्यू को सही रूप से एकत्रित मतलब कि इकट्ठा नहीं किया गया तो कैंसर की रिपोर्ट्स का आना असंभव है। दोस्तों ये सब प्रोसेस करना रहता है। हिस्टोपैथोलॉजी की प्रयोगशाला यानी कि लैबों में भेजे जाने वाले टिश्यू के नमूने यानी कि टिश्यू सैंपल अधिकांश रूप से ऑपरेशन कक्ष से सर्जन द्वारा अलग किए गए टिश्यू के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बायोप्सी या पूर्ण अंगों यानी कि लंग्स लिवर जो कुछ ऐसे मतलब जो पूरा अंग पहुंचा देते हैं कुछ जैसे डेथ होने के बाद, इस तरह का होता है, अंग के रूप में आते हैं। तो दोस्तों टिश्यू के नमूने या तो ताजे स्थिर होते हैं तथा किसी स्थिरीकरण तरल में डूबे हुए में भेजे जाते हैं। इन आए हुए टिश्यू को नमूने हिस्टो टेक्नीशियन संभाल कर रखता है। इन नमूने को नग्न नेत्रों द्वारा तथा माइक्रोस्कोपिक जांच के लिए नमूने को तैयार किया करता है। दोस्तों उसके बाद अपन देखते हैं नमूने को स्थिरीकरण योग्य बनाने के लिए इनकी निम्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों ये इसका मतलब ये बोल रहा है कि हमें इस तरह का ये अपन प्रोसेस करते हैं, जैसे कि फिक्सिंग है ना। फिक्सिंग जब किसी टिश्यू को शरीर से अलग किया जाता है तब उसकी
रक्त आपूर्ति बंद हो जाती है दोस्तों। यानी कि जब अपन टिश्यू को शरीर से बाहर कर लेंगे तो रक्त कहाँ से आएगा? तो हम अब अगर रक्त नहीं आएगा तो टिश्यू खराब होगा, तो उसके लिए हम फिक्सिंग करते हैं और वह अपघटित होने लगता है। अतएव टिश्यू कोशिकाओं को उनकी प्राकृतिक अवस्था में बनाए रखने के लिए उनका फिक्सेशन करना पड़ता है। फिक्सेटिव के रूप में सामान्यतः फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेलिन या फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है, फॉर्मेलिन ना दोस्तों, फॉर्मेलिन भी बोलते हैं। या तो ऊतक बहुत कोमल होते हैं अथवा कठोर और कैल्सीकृत होते हैं। कैल्सीकृत यानी कि कैल्शियम वाले, हड्डी वाले, कुछ नॉर्मल इस तरह का बोल रहा है। ऐसे स्थिति में उन्हें सूक्ष्मदर्शी खंडों में माइक्रोस्कोपिक सेक्शन में काटना कठिन होता है। ऐसी दशाओं को दूर करने के लिए विकल्सीकरण यानी कि डिकैल्सिफिकेशन तथा डिहाइड्रेशन किया जाता है दोस्तों इसको। अब अपन देखते हैं डिकैल्सिफिकेशन के बारे में, यानी कि विकल्सी भवन यानी विकल्सीकरण है ना। तो डिकैल्सिफिकेशन का मतलब दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डिकैल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कैल्शियम को रिमूव करना, जो हड्डी के पार्ट आते हैं उनको। तो उसके बारे में देखते हैं। यह प्रक्रिया फिक्सेशन के पश्चात तथा डिहाइड्रेशन से पूर्व की जाती हैं दोस्तों। इसको अच्छे से याद रखना, फिक्सेशन के बाद डिहाइड्रेशन से पहले किया जाता है, ये याद रखना हमेशा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम डिकैल्सिफिकेशन करते हैं तो डिहाइड्रेशन से पहले करते हैं या डिहाइड्रेशन के बाद करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, याद रखना। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सामान्यतः नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा फॉर्मिक एसिड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये मेन है, इसको याद रखना हमेशा कि डिकैल्सिफिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो हम नाइट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं और हाइड्रोक्लोराइक एसिड भी कर सकते हैं और फॉर्मिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में ऊतकों से कैल्शियम अलग हो जाता है दोस्तों। इन सभी का यूज़ करने से कैल्शियम टिश्यू से अलग हो जाता है, यानी कि हड्डी में जो टिश्यू वो कैल्शियम पाया जाता है वो अलग हो जाता है। अब हम अगला देखते हैं डिहाइड्रेशन दोस्तों। डिहाइड्रेशन ये जब अगर टिश्यू हड्डी वाला है तो उसके बाद हम डिहाइड्रेशन करेंगे। अगर हमारा टिश्यू वो हड्डी वाला नहीं है, कैल्सीकृत वाला नहीं है, तो हम इसके फिक्सेशन के बाद डायरेक्ट डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं। तो अब उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कौन सा टॉपिक देखते हैं, डिहाइड्रेशन। ऊतकों को सूक्ष्मदर्शी खंडों में काटने के लिए कुछ कठोर होना चाहिए, है ना, कठोर होना चाहिए, ना कि जलयुक्त दोस्तों। ये इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो अपन टिश्यू लिया था अब फिक्सेशन करेंगे तो उसमें वाटर तो रहेगा ही, तो उसको हम डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर को हटाना है, कठोर थोड़ा सा करना है। जलयुक्त एवं कोमल ऊतकों से निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन द्वारा जल को अलग किया जाता है दोस्तों। इसके लिए बढ़ते अनुपात के इथाइल अल्कोहल से ऊतक के नमूने को उपचारित किया जाता है जब तक अल्कोहल से फलीफाती तर न हो जाए दोस्तों। इसकी प्रोसेस भी अपन आगे देखेंगे दोस्तों कि ये डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं। डिहाइड्रेशन बहुत सरल है। इसमें अपन जो अल्कोहल यूज़ करते हैं इथाइल अल्कोहल, उसमें अपन डिप करना रहता है, मतलब तो ये फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब अगला अपन देखते हैं क्लियरिंग एजेंट। निर्जलीकरण के पश्चात यह क्रिया अपनाई जाती है। निर्जलीकरण यानी कि दोस्तों अभी अपन ने देखा है क्या होता है निर्जलीकरण, माने डिहाइड्रेशन के पश्चात। ये भी याद रखना कि ये अपने को प्रोसेस याद रखनी है हमेशा दोस्तों, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। कोई स्टाफ मतलब कोई भी अपना लैब टेक्नीशियन कहीं पे भी वाइवा देने जाते हैं तो ये इस तरह के पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना। डिहाइड्रेशन के पश्चात यह क्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में जाइलिन अथवा क्लोरोफॉर्म का टिश्यू में संचरण किया जाता है, यानी कि इसमें जो अपना जाइलिन है ना उसको इसमें प्रवेश करवाते हैं अपन। वो तो पूरा खाली हो गया था, अपन डिहाइड्रेशन यानी कि उसको रिमूव कर दिया था वाटर का, तो अब क्या डाल रहे हैं इसमें, तो जाइलिन डाल रहे हैं, डाल नहीं रहे, इसको अपन प्रोसेस करते थे ऑटोमेटिक इसको टॉपिक मतलब अपन को ये प्रोसेस वाइज करना रहता है। फिर एम्बेडिंग का प्रोसेस आया दोस्तों। इस प्रक्रिया में पैराफिन वैक्स
समझ रहे हो, पैराफिन वैक्स यानी मोमबत्ती के जो मोमबत्तियाँ आती हैं तो उसमें किस तरह का वैक्स होता है जो आइट साइड, वही इसमें बोल रहे हैं, इसी टाइप का होता है का पिघली हुई अवस्था में ऊतकों में संचरण यानी कि एम्बेडिंग किया जाता है, जबकि संचरित यानी जाइलिन बाहर निकालकर पैराफिन के पात्र में आ जाता है। दोस्तों जो ये जाइलिन अपन डालते हैं उसके बाद ये पैराफिन आ जाता है। पैराफिन के ठोस हो जाने पर ऊतकों में पर्याप्त कठोरता आ जाती है। तत्पश्चात ऊतकों यानी दोस्तों टिश्यू है ना, बार बार अपन को वो नहीं होना है, ऊतक यानी कि टिश्यू है कि पतले पतले खंड काट दिए जाते हैं, है ना दोस्तों, पतले पतले खंड में फिर काटते हैं, वो माइक्रोटोम द्वारा काटते हैं अपन, जैसे जो पैथोलॉजिस्ट जो लैब टेक्नीशियन होता है ना वो काटता है। ऊतकों को पतले पतले खंडों में काटना, इस क्रिया को माइक्रोटोमी कहते हैं। दोस्तों जो पतले पतले कट करने वाले को अपन माइक्रोटोमी कहते हैं। माइक्रोटोमी यानी कि दोस्तों जो हिस्टोपैथोलॉजी में हिस्टो डिपार्टमेंट में जो मशीन कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसको माइक्रोटोमी कहते हैं। अतः स्थापन के पश्चात माइक्रोटोम से ऊतकों को बहुत ही पतले पतले खंडों यानी कि कापों में काटा जाता है। इसके लिए प्रयोगशाला यानी कि लैब में अधिकतर दोलन माइक्रोटोम यानी कि रॉकिंग माइक्रोटोम से काटा जाता है। यह चलाने में आसान और सुविधाजनक होता है। दोस्तों ये वाला ओपन माइक्रोटोम यूज़ करते हैं। अब स्टेनिंग की बारी आती है तो दोस्तों इसके बाद हम और भी इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। दोस्तों ये जो कटिंग करें, कटिंग के बाद जिसमें वाटर बाथ होता है उसमें जो थोड़ा सा पानी गर्म करके उसको वैक्स को पिघलाया जाता है, उसके बाद उसको फिक्सेशन करके स्लाइड स्टेनिंग की प्रोसेस करेंगे, उसके बाद माइक्रोस्कोप द्वारा वो करेंगे। तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। तो दोस्तों उपरोक्त बताए गए अनुसार ऊतक खंडों को काटने के पश्चात उन्हें स्टेनिंग के लिए तैयार किया जाता है। इस क्रिया से पहले पतले टिश्यू कट का पुनः जलयोन यानी कि रिहाइड्रेशन किया जाता है। दोस्तों उसको वापस से रिहाइड्रेशन किया जाता है ना दोस्तों, रिहाइड्रेशन किया जाता है। इसके लिए इन्हें पहले एक स्लाइड पर जल में तैराया जाता है। दोस्तों एक वाटर बाथ होता है, उसमें थोड़ा सा हीट वाटर रहता है। तत्पश्चात खंडों को किसी भट्टी में या गर्म करने की प्लेट पर पैराफिन के गलनांक यानी कि इसको जो पैराफिन था उसको अपन मोम थी जो वैक्स थी उसको पिघलाना है, से नीचे तापमान पर गर्म करके उन्हें स्लाइड पर स्थिर कर दिया जाता है। इसके बाद खंडों को फिर जाइलिन में डुबोकर और उसके पश्चात घटते हुए अनुपात के इथाइल अल्कोहल में डुबोकर उन्हें मोम को अलग किया जाता है। दोस्तों इथाइल घटते क्रम में इस तरह का अपन को यूज़ करना है। तत्पश्चात डिहाइड्रेटेड खंडों को अभिरंजित किया जाता है। उसके बाद अपन इसको स्टेनिंग करते हैं। दोस्तों स्थायी माउंट बनाने से पूर्व उनका पुनः निर्जलीकरण किया जाता है। अब उसके बाद माउंटिंग करना रहता है। दोस्तों जब अपन स्टेनिंग कर लेंगे तो अभिरंजित स्टेनिंग के पश्चात स्लाइड पर इस परीक्षण नमूने के ऊपर कवर स्लिप रख दिया जाता है। इस प्रकार से हम परीक्षण के लिए स्लाइड तैयार हो जाती हैं और उसे माइक्रोस्कोप की स्टेज पर रख दिया जाता है सारा ना दोस्तों। उसके बाद उपरोक्त सभी कार्य हिस्टो टेक्नीशियन द्वारा किए जाते हैं। स्लाइड को माइक्रोस्कोप की स्टेज पर पहुंच जाने के बाद हिस्टोपैथोलॉजिस्ट ऊतक नमूने का माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करता है यानी कि वो उसके बाद रिपोर्टिंग करता है और अपनी रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजता है। बस दोस्तों हिस्टोपैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट